हेलो, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर से वही आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मैंने आपको बताया था, जो नाम होता है अल्टीमेटली डिफरेंस वहीं पर लाई कर रही होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल, समवेयर कहीं ना कहीं ऑप्टिकल टर्म में डिफरेंस छुपा हुआ है ना। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, अगर डिफरेंट होता तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते ये, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नहीं, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो इनमें डिफरेंस कहां पर होता है, चलिए नोट करते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ऑब्वियसली अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट है, तभी तो इनको आप स्टीरियो में कैटेगराइज किए हो, है ना। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस होने के कारण क्या हो रहा है? इसके कारण इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो दे हैव गॉट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये है एक लाइट में पता है ना, बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं लाइट में। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इन्फिनिट नंबर ऑफ वेवलेंथ वाला लाइट है उसको हम पास कर रहे हैं थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है ना, इस लाइट जिसको आप पास किए हो उसमें से सभी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को बाहर निकालेगा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बाहर आ गई, ठीक है। अब हमें इसी से मतलब है, हमें किससे मतलब है? हमें उस लाइट से मतलब है जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है। कौन सा है ये लाइट? ये है हमारा, इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके, पीपीएल। पीपीएल। तो अब निकोल प्रिज्म से होकर लाइट गुजरा, वो बन गया पीपीएल। अब ये जो पीपीएल है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट वाला जो हमारा वेवलेंथ है, इसको हम पास करते हैं थ्रू अ सब्सटेंस जिसकी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। कोई भी सब्सटेंस है, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, सुक्रोज है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी आप ऑप्टिकल, लैक्टिक एसिड है, कोई सा भी सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये लाइट जो पीपीएल है उसको आप गिराओगे किसके ऊपर? सब्सटेंस के ऊपर। अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना, ऐसा लाइट था और रोटेशन किधर हो गया? देखो बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, इधर रोटेट हो गया। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है लाइट की, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब्सटेंस कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। रोटेशन किधर किया है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो आप इस रोटेशन को बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेशन, ठीक है। सब्सटेंस को बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये हमारा है डेक्स्ट्रो रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट भी करते हैं या फिर पॉजिटिव से भी लिखते हैं, ठीक है, सब एक ही बात है। क्लॉकवाइज बोलो या डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलो या स्मॉल, नॉट कैपिटल डी, स्मॉल डी बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, सारी एक ही बात है, ठीक है। चलो, अब ये भी हो सकता है कि आपका जो लाइट है वो लाइट फर्स्ट पॉइंट तो हो सकता है ये हो, या फिर हो सकता है कि जो आपका लाइट है ना वो किधर रोटेट करे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी कभी लाइट की रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस रोटेशन को आप बोलोगे लीवो रोटेशन, ओके, लीवो रोटेशन। लीवो रोटेशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या फिर नेगेटिव से। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लीवो रोटेशन, स्मॉल एल और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ये सारी एक ही बात है। अब ये जो सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं? हाँ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है।
ऑप्टिकली एक्टिव। तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, सब्सटेंस आपको ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। और थर्ड केस है, थर्ड केस में प्लेन पोलराइज लाइट की कोई रोटेशन नहीं हुई। अगर पीपीएल की रोटेशन ही नहीं होती है, नो रोटेशन, तो इस केस में आप सब्सटेंस को क्या बोलोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्टिव होने के लिए या तो डी हो या फिर एल हो, राइट? ओके, अभी आपसे अगर कहता है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन है, एक सब्सटेंस था, ठीक है, उसके जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाला एक और सब्सटेंस था, लेकिन पहला वाला लाइट को डी में रोटेट कर रहा था, दूसरा वाला लाइट को एल में रोटेट कर रहा था। आप क्या इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डी और एल क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमर, करेक्ट? ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये बताओ कि एक डी है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाला एक और कंपाउंड है और वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। इन दोनों को आपस में ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्या आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी? बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। एक रोटेट कर रहा है, एक रोटेट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएट कर लिया ना। इसका मतलब है नो रोटेशन और डी, ये भी आपस में क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन फिर भी दोनों को आप क्या बोल रहे हो? ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहे हो। तो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, समझ रहे हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो भी ऑप्टिकल आइसोमर का पार्ट माना जाता है। देन एल और नो रोटेशन वाले को भी क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे, ठीक है? तो ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी, ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक? ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या हो सकता है? या तो डी हो सकता है या फिर एल हो सकता है, ठीक है बच्चों? एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये हम थियोरेटिकली बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली तो बता ही सकते हैं, थियोरेटिकली भी बता सकते हैं, ठीक है? तो एक सब्सटेंस एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा ये आप थियोरेटिकली बता दोगे, लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डी है या एल है ये हम थियोरेटिकली नहीं बता सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है, ओके? तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, थियोरेटिकली बता पाना पॉसिबल नहीं है कि एक सब्सटेंस डी है या फिर एक सब्सटेंस लिबोरोटेटरी है, ओके फाइन। अब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये तो मैंने आपको कहा थियोरेटिकली बता पाएंगे, तो ऑब्वियसली कुछ रूल्स होंगे, कुछ तरीका होगा बताने का, है ना? और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर एक गिवन कंपाउंड होता है उसके बारे में पूछते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओके? सो लेट्स सी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट बी chiral. For a molecule to be optically active, it must be chiral molecule. ठीक? chiral का मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक, जिसमें असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट, ओके? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर लिख देते हैं, स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक? ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वो होगा जो कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब जो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है? जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है उसका जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है? अब समझते हैं इन सारी बातों का मतलब क्या है, ओके? तो एक
मैंने एक लेटर ड्रॉ किया, ए लेटर। सबसे पहले देखो कि इस ए लेटर में क्या कोई ऐसा प्लेन है जो प्लेन इस लेटर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे? यस, एक ये वाला प्लेन है। ये प्लेन अगर ड्रॉ करूंगी तो ये प्लेन बिल्कुल हमारे लेटर ए को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, राइट? तो हम इस प्लेन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? सिमेट्रिकल। फिर ये मॉलिक्यूल हो जाएगा सिमेट्रिकल। और अगर एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया तो फिर उसको कायरल बोलोगे या अकायरल बोलोगे? ध्यान रखो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसे हम अकायरल बोलते हैं। और फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइन, अकायरल मॉलिक्यूल। ओके, अब मैं मिरर इमेज वाला पॉइंट डिस्कस कर लेती हूं। तो यहां पर मैंने रख दिया एक मिरर, मिरर रख दिया, और मिरर जो है वो कुछ ऐसा इमेज बनाएगा ना, इस तरह से इमेज बनाया मिरर, ठीक है? अब आप देखो कि ये जो मिरर इमेज बना है, इस मिरर इमेज को, दिस वन इज मिरर इमेज, ये मिरर इमेज को आप अगर ऑब्जेक्ट पे रखते हो, ये जो इमेज है इसको अगर आप ऑब्जेक्ट पे उठाकर रखोगे एज इट इज, तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पूरा ऊपर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को कवर कर लेगा कंप्लीटली। तो हम क्या कहते हैं? इस तरह का मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कि हमने उठाया मिरर इमेज को और ऑब्जेक्ट पे रखा और वो पूरा सुपर इम्पोज कर दिया है ऑब्जेक्ट को, है ना? सो दिस काइंड ऑफ मिरर इमेज इज नोन एज सुपर इम्पोजेबल, ठीक है? तो एक अकायरल मॉलिक्यूल या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो सुपर इम्पोजेबल होती है। फाइन, अब हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, एक और मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, लेटर पी। ये पी जो है यहां पे मिरर रखो, ये मिरर रखोगे तो मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा मिरर इमेज, सही बात है? यस। अब इस मिरर इमेज को उठाओगे और उठाकर अगर रखोगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या उसको सुपर इम्पोज करेगा? नहीं, सुपर इम्पोज इस बार नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ऐसे मिरर इमेज भी आ जाए, इमेज भी बिल्कुल ऐसे ही ऊपर आ जाए, तो ही हम सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। अभी तो क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और मिरर इमेज कैसे आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा, सही बात है ना? ओके, तो सुपर इम्पोजेबल इस टाइप के कंडीशन को आप बोलते हो। अभी तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक? ओके, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये तो समझ गए। अभी आप ये बताना कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या आप यहाँ पर कोई ऐसा प्लेन ड्रॉ कर सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे? नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? असिमेट्रिकल। और अगर मॉलिक्यूल हो जाता है असिमेट्रिकल तो मॉलिक्यूल हो जाता है कायरल मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा तो फिर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। गेटिंग? तो मैंने आपको केवल लेटर की हेल्प से ये बताया है किस तरह से आप सुपर इम्पोजिबिलिटी डिसाइड करोगे और कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी जाती है। फाइन, हमें तो ये ध्यान रखना है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहता है तो उसके लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये द मोस्ट पॉइंट है जिसको आपको चेक करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट अगर एक मॉलिक्यूल को आप ऑप्टिकली एक्टिव डिक्लेयर करना चाहते हो तो। ओके, अब कुछ केसेस देखते हैं जब मॉलिक्यूल हमेशा ही असिमेट्रिकल होगा या उसमें हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। ठीक है, अ मॉलिक्यूल containing only one chiral carbon atom is always
A chiral is always chiral molecule, is always chiral molecule. ठीक है, a molecule containing only one carbon atom is always chiral molecule. इसका मतलब क्या हुआ? देखो chiral molecule जो है, chiral molecule का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब chiral कार्बन एटम डिफरेंट है। chiral कार्बन एटम क्या होता है देखते हैं। chiral कार्बन एटम का मतलब है, chiral कार्बन एटम का मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is attached to 4 different groups, ठीक है। एक ऐसा sp3 कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, जैसे कि यहां पर कार्बन है तो ये हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर OH रहेगा, यहां पर CH3 होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, COH। लेट सपोज ऐसा है कुछ, तो इस तरह के कार्बन को ये है COH। अब देखना, ये वाला जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसको तो आप कायरल नहीं बोल सकते हो। कायरल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। ये वाला जो कार्बन है ये sp3 तो है, लेकिन 3 हाइड्रोजन से अटैच है। तो कायरल कार्बन एटम वही होता है जो sp3 होने के साथ साथ 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। इट मींस वी हैव जस्ट 1 कायरल कार्बन, जिसको मैंने स्टार से मार्क किया है। अब अगर एक कायरल कार्बन एटम इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, 1 कायरल कार्बन, 1 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा कायरल मॉलिक्यूल होता है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्योंकि इस तरह के मॉलिक्यूल में आप कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, सभी अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, राइट। ओके, सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इक्वल हाफ्स कैसे जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं समझते हैं बच्चों। पहले हम लोग ये कार्बन ड्रॉ किया है मैंने, यहां पर एक H है, इधर एक OH है, इधर एक OH है, इधर एक H है, यहां पर एक CH3 है, यहां पर भी एक CH3 है। ध्यान से देखो, जो ये वाला कार्बन एटम है, क्या ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है? यस, एक CH3 से अटैच्ड है, एक OH से अटैच्ड है, एक H से अटैच्ड है, और एक इस वाले बड़े से ग्रुप से अटैच्ड है, राइट। सिमिलरली जो नीचे वाला कार्बन एटम है, ये भी क्या 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप से अटैच्ड है? यस, एक हाइड्रोजन मिथाइल OH और एक ये वाला ग्रुप, है ना। अब 2 कायरल कार्बन एटम है यहाँ पे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, आपको पता है ना कायरल कार्बन एटम जो होता है वो हमेशा ही रीजन होता है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसका मतलब है कायरल कार्बन एटम रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को रोटेट करने के लिए। लेट्स सपोज मेरे इस केस में जो पहला वाला कार्बन एटम मैंने अज्यूम कर लिया है, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी होती है। मैंने आपको बताया है जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो तो पूरा एक्सपेरिमेंटल होता है, D होगा या L होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। तो बस मैं अज्यूम कर रही हूं कि हमारा जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन को मैं बस अज्यूम कर रही हूं CH3 से OH की तरफ। मतलब जो कायरल कार्बन एटम है वो लाइट को CH3 से OH की तरफ रोटेट करता है, मैंने अज्यूम किया है केवल, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले केस में ऑब्वियसली लाइट इधर रोटेट होगी थीटा एंगल से CH3 से OH की तरफ। नीचे वाला जो कायरल कार्बन एटम है ये भी रोटेट करेगा लाइट को थीटा एंगल से CH3 से OH की तरफ। अब देखना नेट रोटेशन लाइट की कितनी होगी, थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आ रहा है नीचे वाले कार्बन में। इट मींस नेट रोटेशन कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। सही बात है, ओके। और किस डायरेक्शन में, अभी जो मैंने अजम्पशन लिया है उसमें डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो क्या बोलोगे, डी आइसोमर। इसका मतलब ये जो आपका आइसोमर है ना ये कैसा है, डी आइसोमर है। अब अभी क्या करना है, अभी एक काम करेंगे, यहां पर रख देंगे मिरर, और इस मिरर के अबाउट बनेगी मिरर इमेज। इधर बन गया यहाँ पे CH3, ऑब्वियसली इधर क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है,
ठीक है, ओके। तो अब लाइट को रोटेट करना है, लाइट को रोटेट करना है। वही हमारी डायरेक्शन तो फिक्स है लाइट की रोटेशन की, CH3 से OH की तरफ, CH3 से OH की तरफ, CH3 से OH की तरफ, थीटा थीटा। अब बताओ इस बार डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी आ रही है? ऊपर वाले केस में भी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले केस में भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस बार जो रोटेशन है वो 2 थीटा का है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या बोलोगे आप आइसोमर को? स्मॉल एल बोलोगे, लीवो रोटेटरी बोलोगे, है ना? ठीक है। अब सोचो मैंने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाया, और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था इसका जो मिरर इमेज है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव तो दोनों ही है, लेकिन एक D है दूसरा L है, तो D का मिरर इमेज कैसा आ रहा है? L। अगर L होता तो उसका मिरर इमेज क्या आता? D आता। फाइन, अभी चेक करके बताना क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑब्वियसली नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे या कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या वो लाइन या फिर क्या वो प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए यहां पर भी OH होना चाहिए, यहां पर H होना चाहिए, तब जाकर डिवीजन होगी। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते हो तो क्या बोलोगे? ये वाला जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल मॉलिक्यूल अगर है तो इसका मतलब है वो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अच्छी बात ये भी है कि इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इंटरेस्टिंग बस इतना ही है कि अगर मिरर इमेज D का देख रहे हो तो उसका जो, अगर ऑब्जेक्ट D है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? L होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ D इज L एंड मिरर इमेज ऑफ D इज L एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब ये जो D और L मिला है ना आपको, जिसमें दोनों में ही ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। अच्छा ये बताओ जो मिरर इमेज आपने ड्रॉ किया था वो सुपर इम्पोजेबल था या नॉन सुपर इम्पोजेबल था? ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल था। देख लो ध्यान से, नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे? आप इसको उठाओ और इसको उठाकर लेफ्ट में रखना चाहो एज इट इज, टर्न मत कर देना इधर उधर। ठीक है, पूरा यहां से उठाना और यहां पे रखना, तब सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक होती है। तो अगर इसको डायरेक्टली उठाकर आप यहां पर रखोगे तो आपको पता है ना, ये वाले OH, ये जो वाला जो OH है जिसको मैंने मार्क किया, दिख गया? जिस OH को मैंने मार्क करा है उस OH के नीचे क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तब तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ। OH के नीचे OH आना चाहिए सुपर इम्पोजिबिलिटी के लिए, H के नीचे H आना चाहिए, मिथाइल के नीचे मिथाइल आना चाहिए। ठीक है, तभी आप सुपर इम्पोजिबल बोलोगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो फिलहाल ये जो मिरर इमेज बना है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और होना भी चाहिए, तभी तो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, है ना? ओके, तो मिरर इमेज के बारे में भी लिख लो, ये दोनों आपस में कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, अच्छा अभी जो आपको मिला है मिरर इमेज ऑफ D और L, ये D और L को, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं एनांशियोमर्स। तो एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसका मिरर इमेज, इनको एक साथ आप बोलोगे एनांशियोमर्स। दीज टू आर एनांशियोमर्स। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। और ऑब्वियस बात है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स। इक्विमोलर
मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स। थोड़ा बताएंगे। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 50% डी रखा और 50% एल रखा, ये दोनों मॉलिक्यूल को रख दिया है और इधर से लाइट को पास कर रही हूं। बताना लाइट की रोटेशन क्या होगी, नेट रोटेशन। ऑब्वियसली ये जो डी है वो लाइट को रोटेट करेगा थीटा में क्लॉकवाइज, और जो एल है वो लाइट को रोटेट करेगा थीटा में लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है आधे मॉलिक्यूल, मतलब जो डी वाले मॉलिक्यूल है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं लाइट का, और जो एल वाले मॉलिक्यूल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं लाइट का। एज अ रिजल्ट लाइट की नेट रोटेशन कैसी होगी, 0। नेट रोटेशन ऑफ लाइट विल बी 0। ओके, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स, ये जो मिक्सचर मैंने इक्विमोलर मिक्सचर रखा है एनांशियोमर्स का, इसे ही आप कहते हो रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, उसके अंदर जो एनांशियोमर है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर एज अ होल कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हुआ है यहां पर, एक मॉलिक्यूल जो डी वाला मॉलिक्यूल है उसकी रोटेशन को एल वाला मॉलिक्यूल कॉम्पेंसेट कर दिया है ना। तो एक डी मॉलिक्यूल तो अलग है, एल मॉलिक्यूल अलग है, डी के रोटेशन को एल कॉम्पेंसेट कर रहा है। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रही होती है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन हो रही होती है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। तो द नेक्स्ट वन इज meso compounds. What are meso compounds? Compounds with at least 2 chiral carbon atoms, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, तो कंपाउंड्स with at least 2 chiral carbon atoms, 2 chiral carbon atoms, but optically inactive। ओके, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है देखते हैं अभी। तो क्या है कि हम लोगों के पास है यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, और इधर एक CH3 लगा दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, और यहां पर भी एक CH3। फाइन, फिर से आपको पता है ना ये वाला जो कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन, वो तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन एटम है ये 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक OH और एक ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाला कार्बन कायरल कार्बन है। नीचे वाले कार्बन को देखना, नीचे वाला जो कार्बन है वो भी एक H, OH और मिथाइल से अटैच्ड है और एक इस ग्रुप से अटैच्ड है। इसका मतलब नीचे वाला कार्बन भी कायरल कार्बन एटम है। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो रोटेशन हो रही है लाइट की रोटेशन तो बस हम अज्यूम ही कर सकते हैं ना, लाइट की जो रोटेशन हो रही है वो मिथाइल से OH की तरफ हो रही है। लेट्स अज्यूम अब जो रोटेशन होगी लाइट की वो इधर हुई थीटा एंगल से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो नीचे वाला कायरल कार्बन एटम है वो क्या कर रहा है, वो भी मिथाइल से OH की तरफ लाइट को रोटेट कर रहा है अगेन बाय थीटा एंगल। लेकिन ध्यान से देखो, ऊपर वाले केस में रोटेशन जो हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज में, नीचे वाले केस में जो रोटेशन हो रही है वो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये क्लॉकवाइज का थीटा रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज का थीटा रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एज अ रिजल्ट नेट रोटेशन कितनी हो जाएगी इस केस में, नेट रोटेशन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्लॉकवाइज में थीटा है और नीचे वाले से एंटी क्लॉकवाइज में भी थीटा है, तो नेट 0 हो गया, है ना। अच्छा बच्चों, इस केस में क्या हुआ है, नेट रोटेशन 0 आ रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। जब रोटेट ही नहीं कर रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 कायरल कार्बन एटम के रहते हुए भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब फाइन, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, क्या कर सकते हैं फिर, चेक कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप एक लाइन ड्रॉ करो, एक प्लेन ड्रॉ करो, इस लाइन से गुजरता हुआ एक प्लेन, क्या वो प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा? यस, कर देगा। इसका मतलब है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट।
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। वैसे भी हम जानते हैं अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। हमने इंडिविजुअली भी चेक कर लिया था एंगल की हेल्प से, बट स्टिल आप को रिलेट भी कर सकते हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता ही है ना। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को आप बोलते हो मीजो कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इन्हें हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड कहलाने के लिए मॉलिक्यूल में कम से कम 2 कायरल कार्बन एटम तो होने ही चाहिए, जो कि यहां पर थे, लेकिन फिर भी हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन। तो फर्स्ट हाफ जो मॉलिक्यूल का था वो लाइट को रोटेट कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है। तो यहां पर भी कॉम्पेंसेशन तो हो रही है रोटेशन की, लेकिन ये कॉम्पेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, कोई बाहर से मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है कॉम्पेंसेशन करने के लिए। तो इस तरह की कॉम्पेंसेशन को हम कहते हैं इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ओके, सो दिस इज इंटरनल, दिस मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन। गॉट इट? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इंटरनल कॉम्पेंसेशन है मीजो कंपाउंड में। फाइन। अब एक बार हम लोग इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करके देख ही लेते हैं। मिरर इमेज ड्रॉ कर लो। मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो फिर से वैसा ही कुछ आएगा। यहां पर CH3 बनेगा, यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा, यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा और CH3, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस करके आप इमेज बना लियो। अब ये जो मिरर इमेज बनाए हो इसमें भी चेक कर लो लाइट की रोटेशन कहां से कहां अज्यूम किए थे, मिथाइल से OH की तरफ, तो मिथाइल से OH की तरफ, यहां पर भी मिथाइल से OH की तरफ। देखो एक केस में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक केस में क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब यहां पर भी नेट रोटेशन कितनी होगी, नेट रोटेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये नेट रोटेशन क्यों 0 हो रही है? बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट वाला जो कंपाउंड है वो भी लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, राइट वाला जो कंपाउंड है वो भी लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, दोनों में से कोई भी लाइट को रोटेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? नहीं कर सकते हो, है ना। अगर एक रोटेट करता एक नहीं करता, या एक करता दूसरा उल्टे डायरेक्शन में करता, तब तो हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करते, पहचानते कि हाँ ये D है, ये L है, ये दोनों अलग हैं। अभी तो मुझे पता ही नहीं अलग कैसे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो भी सेम है, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर है, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। और जब ये दोनों आपस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएगा तो फिर आप इसको आइसोमर बोलोगे क्या? नहीं, नहीं, है ना। आइसोमर का मतलब डिफरेंट होना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होना। ठीक है, तो इन दोनों को हम आइसोमर नहीं कहते, दीज टू आर आइडेंटिकल, दीज टू आर आइडेंटिकल। तो एक मीजो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज आपस में आइडेंटिकल होता है, वो आइसोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, मीजो कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर आइडेंटिकल, ये आइसोमर्स नहीं होते आपस में, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ओके। अब बता दो फटाफट से एक पॉइंट समझो, मैं अगर आपसे पूछूं ये सुपर इंपोजेबल होंगे या नहीं, तो जब भी कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, उसका जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इंपोजेबल होता है। यहां पर भी सुपर इंपोजेबल ही होगा, लेकिन कैसे? सुपर इंपोजिबिलिटी के लिए 2 बातों को ध्यान रखना, या तो आप डायरेक्टली इमेज को उठाकर ऑब्जेक्ट पे रख देना और सुपर इंपोजिबल हो रहा है या नहीं ये चेक कर लेना, नहीं तो आप इस इमेज को, ये जो आपका इमेज है, ये जो आपका इमेज है, इस इमेज को इसी प्लेन में 180 से रोटेट कर देना। क्या करोगे? इसी प्लेन में आपको 180 से रोटेट कर देना है, उसके बाद जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट पे रख कर देखना। सुपर इंपोजिबल हो गया अगर वो भी, तो आप इसको सुपर इंपोजिबल बोल सकते हो। तो सुपर इंपोजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 2 तरीका होता है, या तो हम डायरेक्टली इमेज को उठाकर ऑब्जेक्ट पे रखें, या फिर हम इमेज को सेम प्लेन में 180 से घुमा दें, रोटेट कर दें, और उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट पे रखें।
दोनों में से किसी एक में भी अगर वो सुपर इम्पोजेबल हो जाता है, इसका मतलब सुपर इम्पोजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, इमेज विल बी कॉल्ड एज सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसको अगर 180 से रोटेट करोगे तो पता है क्या होगा, इसको 180 से रोटेट करने से क्या होगा, देखो मिथाइल तो ऊपर नीचे था, तो 180 से 180 से रोटेट करने पे मिथाइल मिथाइल तो ऐसे ही रह गया है ना, 180 से रोटेट कर दिया है पूरा आपने, नीचे वाला मिथाइल ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। और क्या हुआ, बाकी लोग को भी तो 180 रोटेशन होगी ना, बाकी लोगों की भी, तो ये हाइड्रोजन जो इधर था वो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, ठीक, सबकी 180 डिग्री की रोटेशन हो गई है। अब आप इसको रख कर देखो, ये जो ब्लू वाला है उसको रख कर देखना ऑब्जेक्ट पे, सुपर इम्पोजेबल, एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, इसका मतलब दिस मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। ओके, तो इनका जो मिरर इमेज है वो आइडेंटिकल है, सुपर इम्पोज, सही बात है यार, आइडेंटिकल होगा मतलब हर चीज में आइडेंटिकल, फिर तो सुपर इम्पोजेबल हो ही जाएगा, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो मीसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एनांशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या है बच्चों, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स नॉन मिरर इमेजेस stereoisomers. Okay, so diastereomers are stereoisomers which are non-mirror images, non-mirror images. Okay, non-mirror images। तो बच्चों ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं लेकिन स्टीरियोआइसोमर है ना। अब क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखते हैं समझते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैं, फाइन, मैंने यहां पर बनाया HOH OH H, ठीक है, ये बनाया CH3 और यहां पर बनाया CH3। ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसका एक मिरर इमेज भी बना देती हूं, हम सीख चुके हैं ये पॉइंट। तो मिरर इमेज कैसे बनाया जाता है, CH3 OH, इधर H, इधर H, इधर OH और यहां पर CH3 फिर से, ठीक है। एक और ड्रॉ करते हैं, एक और ड्रॉ करते हैं, CH3 यहां पर, H यहां पर, OH यहां पर, H यहां पर, OH यहां पर और यहां पर CH3, फाइन। और एक लास्ट इसका मिरर इमेज, CH3 इधर और OH और इधर भी OH और H H CH3। तो टोटल मिलाकर मैंने 2 3 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स तो डिफाइन करना आप जानते हो है ना, इनमें से 1 और 2, 1 and 2 ये क्या था बच्चों आपस में, याद होगा ये थे एनांशियोमर्स, एनांशियोमर्स। 3 क्या था, 3 था मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, दैट्स वाई 3 and 4 आपस में क्या थे, 3 और 4 आपस में थे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, राइट। अब बस रह जाता है ये जो 1 है और जो 3 है वो तो आपस में मिरर इमेज नहीं है ना, 1 तो या तो डेक्स्ट्रो होगा या फिर लीवो होगा, और 3 क्या होगा, वो तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक डेक्स्ट्रो या लीवो, ये दोनों आपस में क्या होगा, ऑब्वियसली मिरर इमेज तो है नहीं, 1 का मिरर इमेज तो 2 है, 1 का मिरर इमेज 3 थोड़ी है। तो 1 और 3 में देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनका नाम भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस है इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और उसके कारण इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो बदल गई है। तो 1 में 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 3 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इन दोनों को आपस में क्या बोलोगे, 1 and 3 विल बी डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। ओके, डायस्टेरियोमर्स। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ, 3 और 4 तो एक ही बात है, तो मैं कह देती हूं 2 और 4 आपस में क्या होगा, 2 और 4 आपस में मिरर इमेज तो नहीं है ना, लेकिन स्टीरियो वाइज ये दोनों अलग अलग है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 2 और 4 या फिर 2 और 3 ये क्या होगा, 2 and 3 आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। ओके, सो डायस्टेरियोमर्स इस तरह से आप डिफाइन करते हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो भी तो स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं ना, तो आपका जो सिस एंड ट्रांस होता है, सिस एंड ट्रांस,
वो GI तो होता ही है, लेकिन क्या वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है? नो। इसलिए वो भी डायस्टेरियोमर्स में ही आते हैं, डायस्टेरियोमर्स में। तो बच्चों अभी जो आपको क्वेश्चन सपोज मिला था, ये वाला कंपाउंड दिया हुआ रहे और इसमें आपसे पूछे कितने सारे आइसोमर हुए, तो ऑब्वियसली 1 एक आइसोमर है, 2 एक आइसोमर है और 3 एक आइसोमर है। टोटल मिलाकर हमारे पास 3 आइसोमर है, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले का जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 और 4 बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक, ओके। तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बताएंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स टोटल कितना बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे 1 है, एक सेकंड वाला था और एक थर्ड वाला था। थर्ड और फोर्थ तो एक ही हुआ, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। ओके फाइन। अब एक बात ध्यान रखो, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, if plane of symmetry is absent in a molecule, plane of symmetry नहीं है, and n is the number of chiral carbon atoms and n is the number of chiral carbon atoms, तो total number of stereoisomers ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली बताना है आपको, ठीक है। स्टीरियो में अभी हम ऑप्टिकली बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n। तो किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर एक OH लगा दो, यहाँ पर एक H कर दो। कितने सारे कायरल कार्बन एटम्स हो गए? 2 कायरल कार्बन एटम है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएगा? 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। समझ गए बात को? अब एक साइक्लिक कंपाउंड में किस तरह से बताओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है, ठीक, साइक्लिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये चेक करना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना, चेक कर लेना कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तब तो बात ही खत्म, फिर तो अगर है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब आपको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ये साइक्लिक, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें देखो यहां पर मैंने Br लगा दिया, ऑब्वियसली एक तो H होगा ही होगा, है ना। मैं क्या करूंगी, मैं एक प्लेन निकालूंगी, वो जो प्लेन होगा वो Br से, Br है ना, ये वाला जो कार्बन है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री मिस हो सकती थी, क्योंकि ये कार्बन देखो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन से अटैच्ड है। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए इस कार्बन के थ्रू ही एक प्लेन निकाल दूंगी। इस कार्बन के थ्रू एक प्लेन निकालेंगे हम, उस प्लेन में ब्रोमीन भी आ जाएगा और हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ये पूरा प्लेन में ये तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में मैंने आपको बताया है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp3 केस में टोटल नंबर ऑफ 3 एटम्स एक प्लेन में आ सकते हैं। एक sp3 केस में टोटल 3 एटम एक प्लेन में आ सकता है। एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना। इसमें से 3 एक प्लेन में आ सकता है, या तो ये तीनों को एक प्लेन में मान लो, या तो इन तीनों को एक प्लेन में मान लो, ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे और वो जो प्लेन होगी वो बिल्कुल बीच से निकलेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में से, गेटिंग। तो एक sp3 के केस में ये पॉसिबल होता है कि 3 एटम्स से होते हुए आप एक प्लेन को निकाल दो। आपने क्या किया, ये इस वाले प्लेन को चुना जिसमें हाइड्रोजन भी था, कार्बन भी था और ब्रोमीन भी था। तो उस प्लेन को देखो, वो जो प्लेन है ना वो आपके मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में काट रहा है, ओके फाइन। तो इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहती हूं ये CH3 है और यहां पर Br है, अब बताओ अब क्या करोगे? क्या कोई ऐसा प्लेन है जो आप ड्रॉ कर सकते हो जो इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में काट दे? नहीं,
यहां से प्लेन निकालोगे तो ये वाला पार्ट तो Br वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे Br नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर ये वाला प्लेन निकालोगे तो इधर CH3 है, इधर CH3 नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस केस में हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है तो क्या करना होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स चेक करने होते हैं। कितने कायरल कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है ना, अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। अच्छा, कैसे पता करा आपने अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, पहले आप इसको देखो, ये वाले इसको देखो, एक प्लेन निकालना, एक प्लेन, ये वाला जो स्टार वाला कार्बन एटम है ना, वो किससे किससे अटैच है पता है आपको, वो एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, और किससे अटैच है, थोड़ा देखो, इधर से काटो, इधर से, इधर 2 कार्बन आ जाएंगे, इधर भी 2 कार्बन आ गया, लेकिन इस साइड वाला जो 2 कार्बन है वो तो किसी से भी अटैच नहीं है, बट इधर वाला जो 2 कार्बन है वो एक ब्रोमीन से अटैच है। इट मींस मैंने जो स्टार वाला कार्बन बनाया है, ये येलो स्टार वाला कार्बन, ये 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक 2 कार्बन वाला सेगमेंट, और इधर भी 2 कार्बन वाला सेगमेंट, लेकिन इस साइड जो 2 कार्बन वाला सेगमेंट है वो ब्रोमीन से भी अटैच्ड है और फर्दर। तो आई कैन से कि मेरा स्टार वाला कार्बन इज अ कायरल कार्बन, गेटिंग। अब एक और कार्बन रह गया, उसको भी देख लेते हैं, एक और कार्बन रह गया, उसको भी देख लो, ये था CH3, ये था Br, ठीक। मैंने क्या कहा है कि बिल्कुल जिस पे भी आपको डाउट है, जो पोटेंशियल कायरल कार्बन एटम बन सकता है, जिसमें आपको 1 2 डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं, उसके थ्रू आप एक लाइन निकालो अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए निकाल लेते हैं एक लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है, एक तो ब्रोमीन से अटैच है, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन इधर 1 2 3 कार्बन है और इधर सिर्फ 2 कार्बन है। इट मींस ये वाला जो कार्बन है हमारा, अगेन एक स्टार वाला कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। तो टोटल मिलाकर कायरल कार्बन एटम कितने हो गए इस कंपाउंड में, 2 कायरल कार्बन एटम हो गए। सिंस कायरल कार्बन एटम का नंबर कितना है, 2, स्टार का नंबर कितना है, 2, दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी इक्वल टू 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4। गॉट इट। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और कौन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ओके। और ये क्या होगा, ये होगा हम लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। So that's all for today. Keep revising, keep practicing. Bye, all the best. Do like, share and subscribe the channel.